मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट ठीक है। चलो तो अब देखो, अब ये है जो पावर फैक्टर अगर एक बार लो हो गया तो फिर वो हो गया, उसको इंप्रूव करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये बताओ जरा मुझे, किसकी वजह से लो होता है? मेन कारण कौन है? इंडक्टर। तो क्या लगाएंगे उसको करने के लिए? कैपेसिटर। तो सबसे पहला मेथड है फिक्स्ड शंट कैपेसिटर। फिक्स्ड शंट कैपेसिटर, ये मेथड है फिक्स्ड शंट कैपेसिटर। होगा क्या? अब एक बार बताओ, ये मान लीजिए एक लोड है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ आपका लगा हुआ है लोड। तो लोड जनरली किस नेचर का होगा भाई? आरएल टाइप का ना, ऐसा है ना, ये आरएल टाइप का लोड है। और यहाँ मान लो इसको जो रिएक्टिव पावर मिल रही है वो मान लो Q1 है, और यहाँ से जो आप सेंड कर रहे हो वो मान लो Q2 है। तो अभी के लिए बताओ, अभी के लिए क्या होगा? जो Q1 है वो किसके इक्वल होगी? Q2 के। रिएक्टिव पावर मतलब इसको जितनी चाहिए होगी वो मिल रही है, ठीक है, मिल रही है। लेकिन अगर मान लूँ मैं कि इसका पावर फैक्टर लो है, तो इस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ लो पावर फैक्टर, इन केस ऑफ लो पावर फैक्टर बताओगे जरा क्या होगा? Q2 कम पड़ जाएगा और Q1 ज़्यादा हो जाएगा। Q1 क्या है? डिमांड है। Q1 क्या है भाई? डिमांड है, इसको ज़रूरत जितनी है। और Q2 क्या है? हमारी सप्लाई। मतलब जितनी हमारी डिमांड है, ये जो आपका जनरेटर है उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो क्या करेंगे इस केस में? फिर हम शंट कैपेसिटर लगा देंगे फिक्स। वो कैसे करेंगे? क्या करेंगे भाई? इस तरीके से यहाँ मान लीजिए Q2 है, ये आपका लोड रहा होगा, ये आपका लोड रहा होगा। कितनी ले रहा था लोड पहले? Q1। अब मैंने क्या कर दिया? क्या लगाऊं? एक कैपेसिटर। कहाँ लगेगा कैपेसिटर ये बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। शंट कैपेसिटर कहाँ लगेगा? लोड के पैरेलल में। जैसा कि नाम देख रहे हो आप, शंट, तो शंट मतलब पैरेलल में। हमेशा ध्यान रखना, सीरीज में मत लगाना। सीरीज में क्या लगता है बताऊंगा अभी, और क्यों लगता है, ठीक है भाई। तो आप यहाँ लगाओगे, इसलिए बोलते हैं शंट, ठीक है। तो ये पैरेलल में लगा दिया। अब नाउ ये बताओ, ये लैगिंग और एब्जॉर्ब करेगा कि डिलीवर करेगा? ये डिलीवर करेगा। मान लो Q शंट बोल दूं मैं इसको, QC बोल दूं, ठीक है। अब मुझे जरा बताओ, अब Q1 किसके इक्वल होगा? Q1 को, बिल्कुल Q1 को कौन कौन दे रहा है? Q2 तो आ ही रहा था, अब QC और आने लगा। QC शंट जो चाहो लिख लो। तो अब बैलेंस हो गया सब कुछ। तो इसीलिए हम लगाते हैं फिक्स शंट कैपेसिटर। पहले इतना नोट कर लो। इस पे ना न्यूमेरिकल वगैरह भी होंगे, लेकिन उनको बाद में कराऊंगा मैं, पहले बस चीजें समझ लो। ये यानी जो रिएक्टिव पावर की डिमांड ज़्यादा हो गई थी, वो सप्लाई नहीं कर पा रहा था जनरेटर, इसलिए हम अब जनरेटर को तो बदलेंगे नहीं, इस लोड के लिए क्या करेंगे? कैपेसिटर लगा देंगे। हाँ, अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनता है। कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करना, कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करना, तो वो अभी कराऊंगा बाद में, है ना। अभी इसको समझ लो पहले, क्योंकि फिर ना नोट्स में मेथड रहेंगे, तो इसको लास्ट में कराऊंगा। या पहले न्यूमेरिकल करने हैं साथ साथ, तो बताओ वो करा दूं? साथ साथ ही करा दूं, बाकी दो मेथड बाद में लिख लेना। चलो तो अरे चाय पकड़ा देना भाई एक बार। चलो तो इसमें फिर देखो, फिर तरीके से समझ लेते हैं इसको ना। तुम लोगों वाली चाय है क्या ये भी? तो तुम लोग भी ये चाय पी के आए हो? चाय नहीं पीते हो? अभी नहीं पीते?
देखो तो फिर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो मान लो यहां इसका पावर फैक्टर ऐसे लिख लेना, फिर इसी के नीचे cos phi 1 था, ठीक है। अभी पावर फैक्टर कितना हो जाएगा लोड का, मान लो phi 2 cos phi 2, ठीक है ना भाई। पावर फैक्टर कुछ इंप्रूव हो गया होगा, देखेंगे कितना हुआ होगा, नोट कर लो फटाफट से। तो मौसम भी ऐसा हो रहा है। ये ग्राउंडिंग क्या है? ग्राउंडिंग का लोड जनरली रहते ही है, तो बस वही है। इस तरीके से ग्राउंडिंग से डिनोट कर दोगे थोड़ा अच्छा लगता है। कई बार ऐसे ही बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे तो ऐसे ऐसे ही बनी रहती। चलो अब एक बात देखो भाई, जरा यहां आ जाओ। ये बताओ अगर मैं इसका पावर ट्रायंगल बनाऊं तो वो किस तरीके का बनेगा पावर ट्रायंगल। ये होगी S, ये क्या होगी रियल पावर P, ठीक है ना, और ये क्या होगी Q। जरा एक बात ध्यान से समझ के मुझे बताना, जो लोड मान लो पहले 20 मेगावाट ले रहा था रियल पावर, तो क्या अब रियल पावर पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यानी हम जो कैपेसिटर लगाए, नहीं मैंने एक टेबल बनवाई थी, उसमें रियल पावर की वैल्यू कितनी थी 0, तो ये रियल पावर नहीं दे रहा होगा कुछ भी, ये सिर्फ क्या दे रहा होगा रिएक्टिव पावर, तो बदलाव भी उसी में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो S है, ये Q1 है और ये P तो P रहेगा, मैं P1 P2 नहीं लिखूंगा, और ये पावर फैक्टर मान लो phi 1 था। अभी के लिए सब बैलेंस है। नाउ इसके नीचे ही बनाना इसी तरीके से। एक चीज देखो जरा, अब जो Q1 है वो किस किस के इक्वल हो गया है, Q2 प्लस QC। बट मुझे एक बात बताओ, पावर फैक्टर बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है पावर फैक्टर। तो अगर पावर फैक्टर भी बच्चों बढ़ा है, पावर फैक्टर बढ़ा है, तो ये बताओ फाई का क्या होगा, एंगल भी बिल्कुल डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलो इसको मैं बना देता हूं बड़े वाले को। पहले ये S है, ये P है, और ये टोटल Q1 है, ये टोटल Q1 है। अब देखो Q1 किसके इक्वल हो गया, Q2 प्लस QC, और आप अभी बोल रहे हो कि पावर फैक्टर के लिए एंगल क्या होगा, कम होगा। तो मान लीजिए ये जो एंगल है ये कौन सा होगा फिर अब phi 2, और बड़ा वाला एंगल कौन सा होगा, ये पूरा phi 1 होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखो भाई, ये पूरा ये वाला ट्रायंगल है, इसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल और आ गया। मतलब कहने का अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये Q2 है, तो इसको क्या और मिल गया QC। अब इक्वेशन देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, Q1 किसके इक्वल हो गया है। मतलब अगर यहाँ आप बनाना चाहो इस तरीके से, क्योंकि देखो phi 2 कम हो गया तो पावर फैक्टर बढ़ गया। कहाँ तक नोट कर रखा है तुम लोगों ने, ये बताओ भैया। हाँ बस ठीक है, तो रुको अभी जरा देखो। तो पावर फैक्टर अभी ये cos phi 2 है, नया वाला पावर फैक्टर, यानी आप ये लिख सकते हो कि जो cos phi 1 है वो ओल्ड पावर फैक्टर है। ओल्ड मतलब जब आपने इंप्रूव नहीं किया, और cos phi 2 न्यू पावर फैक्टर है। न्यू पावर फैक्टर मतलब आफ्टर शंट, आफ्टर शंट कैपेसिटर लगाने के बाद। नाउ देखो ध्यान से, इसको बंद कर दो, सुनो अब इधर ध्यान से देखो भाई, जो Q2 है, Q1 किसके इक्वल आया था, Q2 प्लस QC। अब देखो हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, QC, कि कितनी कैपेसिटी का आपने एक कैपेसिटर लगाया है। तो QC की वैल्यू क्या होगी, Q1 माइनस Q2 होगी कि नहीं होगी। अब एक बात बताओ, Q1 को यहां से क्या लिखोगे जरा बताओ। Q1 अभी फॉर्मूला नहीं बताया था, P10 phi 1 माइनस Q2 को क्या लिखोगे इस वाले ट्रायंगल से, P तो सेम है ना, P10 phi 2। तो मतलब यहां से आप लोग Q निकाल सकते हो इजीली। कैसे निकालोगे, P10 phi 1 माइनस 10 phi 2। ये क्या आया आपका, ये हिल रहा है ऐसा, हिलता ही होगा, पता लगा ये भी गिर गया। P ये क्या निकला है, QC हमें रिक्वायर्ड है कितनी कैपेसिटी का। सुनो देखो ये ऐसा है कुछ, सुनो आप एक बात बताओ, जैसे आप पंखे के लिए कई बार लाए हो कैपेसिटर खरीद के,
तो उसे कुछ तो बताते होगे कि इतने माइक्रोफैरड का दे दे, 2.5 का दे दे, 3 का दे दे, है ना। तो वहां आपका माइक्रोफैरड में काम चल जाता है। यहाँ दो चीजें हैं कि आपको या तो उसकी, क्योंकि बड़ी चीज है तो कैपेसिटी बता दो, इसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि kVAR या VAR ना। तो अब आप मार्केट में जाओगे, वो आपसे बोलेगा कि भाई हमारा पावर फैक्टर लो हो रहा है, हमें एक कैपेसिटर बैंक दे दे या कैपेसिटर दे दे। वो बोलेगा तो कितनी कैपेसिटी का लोगे भाई, तो ये सोचोगे यार ये तो हमें पता ही नहीं कितनी कैपेसिटी का। तो फिर वापस आओगे, फिर आप किसी से सलाह लोगे, वो बताएगा कि भाई कैलकुलेशन कर ले कि पहले रिएक्टिव पावर कितनी थी, अब कितनी आपकी होनी, कितनी करनी है आपको या नहीं। उस वो कह रहा है मुझे पता नहीं कितनी करनी है। तो आप एक काम करो कि भाई पावर फैक्टर तो पता होगा, गवर्नमेंट ने बोला है कि पावर फैक्टर नया वाला कितना कर दो, मान लो 0.9 कर दो, तो ठीक है 5 मिल गया तो 10 निकल जाएगा। पहला तो आपको पता ही था, आपका इक्विपमेंट, आपका पंखा है, आपका मोटर है, पहला पता है, एक्टिव पावर नहीं बदलेगी। इस तरीके से आप उसकी क्यूसी निकाल के फिर वापस जाओगे शॉप पे कि भाई हमें 2 MVAR का 2 kVAR का दे दे। समझ गए बात को। कैपेसिटी भी तो ज़रूरत पड़ती है ना, तो नोट कर लो, यहीं से क्वेश्चन होते हैं। एकदम गला खराब हो, ऊपर से चाय मिल जाए एक कप, कितना आनंद आता है नहीं। चाय तो अमृत है थ्रू आउट द वर्ल्ड। समुद्र मंथन के साथ मुझे लग रहा है चाय मिली होगी। वो अमृत पहले लोग नहीं जानते होंगे क्या है, कि सिर्फ देवता पिएंगे, अब हर इंसान पी रहा है अमृत को। अब देखो इससे ना क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं वो आपको देखना है, बस ये ध्यान रखना हमेशा ही। सुनो, वैसे आपको ना दिक्कत नहीं होगी, आप ये भूल भाल भी जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको याद रखना। क्यों? आपका उल्टा सीधा कुछ हरकत करोगे, क्यूसी निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव कभी होती नहीं है भाई, पावर निगेटिव थोड़ी हो सकती है। निगेटिव आएगा, आने दो उसको, क्योंकि ये फॉर्मूला इस हिसाब से डिजाइन है कि क्यूसी पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्यूसी एग्जैक्ट निगेटिव ही आना चाहिए। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो क्यूसी डिलीवर कर रहा है और जबकि लोड एब्सॉर्ब कर रहा है, पर उसकी टेंशन आप मत लो। अभी देखो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, जो ट्रायंगल वैंगल सब बनाया ना मैंने, अब आपको कहानी समझ में आएगी। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, वैसे अगर आप एक बार मार्केट से खरीद के ले आए, ये सोचो, एक चीज और दिमाग लगाओ कि अगर आप खरीद के ले आए मार्केट से कैपेसिटर फिक्स वैल्यू का, और आपको अभी डिमांड थी लोड में कुछ डिमांड थी 10 kVAR या पावर फैक्टर कुछ करना था फिक्स, है ना। क्या अब आप उस कैपेसिटर से कुछ एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ गई अचानक से, ले सकते हो? नहीं ले सकते। यानी ये जो फिक्स कैपेसिटर है ना, ये फिक्स डिग्री ऑफ कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगा, बदल नहीं सकते आप। अगर आपको पता है कि मुझे 10 MVAR की जरूरत है, 10 kVAR की जरूरत है, तो फिर 10 ही देगा ये, है ना। तो वेरिएबल के लिए हम क्या यूज करते हैं फिर? हैं? सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं जिसको, है ना। तो उस पर अभी बाद में आएंगे, पॉइंट लिखवाऊंगा खैर वैमो। हैं? नहीं, सिंक्रोनस कंडेंसर एक सिंक्रोनस मोटर है। वो तो देखो सुनो, 500 MVAR से अगर आप ऊपर बात करते हो ना, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट होती है, वो एक मोटर ही होता है, वो एक टाइप का मोटर है। उसको ओवर एक्साइटेड पे रन करा दो तो वो किसकी तरह काम करता है? कैपेसिटर की तरह काम करता है। लाइन में नहीं, तुम्हें बड़े बड़े सब स्टेशन में मिलेगा, कहीं ऐसे जनरली देखने को नहीं मिलेगा। हाँ बस, नहीं, एक समझो मोटर है, मोटर को कनेक्ट कर दो ऐसी शंट में इसके साथ, लोड के साथ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखो। अभी इसमें आगे भी जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन लिखो, पर इसका यूज कैसे करते लिखो। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड। मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो ये बताओ मुझे, कैपेसिटी मतलब क्या पूछना चाह रहा है? रिएक्टिव पावर। ये भी पूछ सकता था कि कैपेसिटर की वैल्यू बताओ,
फिलहाल लिखो, क्या लिखा, रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ 2 किलोवाट इंडक्शन मोटर from 0.5 to 0.52 या 0.5 लैगिंग कर लो, 0.5 लैगिंग क्योंकि इंडक्शन मोटर है टू 0.8 लैगिंग। समझ गए क्वेश्चन? देखो सुनो भैया, मेरे पास क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान से सुन लो जिसको नहीं समझ में आया। एक ये मोटर है, ये इंडक्शन मोटर है, फिलहाल इसका जो पावर फैक्टर है कितना है भाई, 0.5 लैगिंग है। मैं क्या चाहता हूँ, इसको पावर फैक्टर को इम्प्रूव, कंपनी वाले ने बोला भैया पेनल्टी लगा देंगे, तो हमने सोचा हम ही खर्चा कर लें। तो थोड़ा खर्चा करने मार्केट की तरफ गए, दिमाग में बुद्धि में बैठ गया कि कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, और तो ये पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, अब अल्टीमेट कितना हो जाएगा इसका, 0.8 लैग करना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो पेनल्टी लगा देंगे। चलो मार्केट में गए, सोचा कैपेसिटर लगा देंगे, मार्केट वाले ने पकड़ के भगा दिया कि भैया कैपेसिटी तो बताओ कितनी चाहिए। मार्केट पे हो सकता है कोई मेरे जैसा पढ़ा लिखा इंसान बैठा हो, कह ले अच्छा रुक जा भाई, तो एक काम करिए, बता कितना चाह रहा है पावर फैक्टर करना, मैं खुद कैलकुलेशन कर लूँगा, ठीक है। तो अब आप करके बताओ कि इसकी कैपेसिटी, मतलब बच्चों क्यू कितना दे, ये क्यू कितना डिलीवर करे, है ना, कैपेसिटी के हिसाब से आते। बताओ फॉर्मूला आपके सामने है, 2 किलोवाट की है ना इंडक्शन मोटर, बिल्कुल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, डीएमआरसी में आया हुआ है क्वेश्चन में वैल्यू बदली हुई थी, सेम क्वेश्चन सेम। डीएमआरसी वगैरह का भरा हुआ है क्या फॉर्म, आया हुआ है? अभी किस किस के आए हुए हैं, आरएसईबी आया था, यूपीसीएल, आरएसईबी राजस्थान का, चलो वो भरा हुआ है। लेकिन सर वहाँ तो वो हो गया सी क्या? हाँ राजस्थानी लैंग्वेज डाल दी ना उसमें, है, राजस्थानी लैंग्वेज डाल दी उसमें। कब बाद में डाल दी उन्होंने, पहले नहीं डाली थी, मतलब सबसे 1500 रुपये लेके, पहले भर दिया। तो यार ये तो तुम लोगों को मेल भेजना चाहिए उन्हें, ये तो बहुत गलत है भाई। आप जब 1500 रुपये ले रहे हो, 1600 रुपये ले रहे हो, इतने का बता रहे थे बच्चे मुझे फॉर्म कि सर इतने का फॉर्म है, तो यार इतने का अगर फॉर्म ले रहे हो बाद में बेवकूफ़ी कर रहे हो तो बहुत बड़ी हरकत है, ये तो करने का उन्हें हक बनता नहीं है। मेल लिखो, सब लोग कर देते हैं चेंज, मेल लिखो, एक ट्रेंड स्टार्ट कर दो। मैं एक बार पता करता हूँ अपने बाकी स्टूडेंट से, पूछता हूँ क्या ऐसा है। कितने मार्क्स की है बताओ? राजस्थान जीएस तक तो ठीक था भाई, जीएस तक तो ठीक था, पढ़ लोगे। लैंग्वेज कौन सा एक दिन में आ रही है किसी को? वहाँ की वो स्टेट के बारे में वो जीएस है, होगी वो जी। पहले नहीं थी ना। अच्छा नहीं पहले भी थी वो तो, नहीं थी सर, पहले वाले नोटिफिकेशन नहीं था। अच्छा, हाँ वो तो बाद में की है, वो उसका तो पता है। देखो वो तो मैं बताऊं आपको पहले से ही आती थी, वो पहले से ही आती थी। देखो मतलब मैं आपको बताऊं, मैं करीब 2012-13 में दिया था और मेरा क्वालिफाइड भी हुआ था। सैलरी इनमें बहुत कम होती, तब मैंने छोड़ दिया। तब भी जीएस आई थी, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं पेपर देने जा रहा था अपनी उम्र में, तो ट्रेन में पढ़ता हुआ चला गया था। एक छोटी सी बुक थी, सारे क्वेश्चन उसी से आ जाए, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सिटी, पिंक सिटी किसको कहते हैं, ब्लू सिटी किसको कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, यहाँ के राजा कौन थे, ये वो। तो तब मुझे लग रहा है 100 नंबर के आसपास का पेपर था, जिसमें 10 की तो थी, कंफर्म है 10 की थी, और मेरिट गई थी 65 या 67 ऐसा कुछ, तो मेरे भी 70 के आसपास मार्क्स थे उसमें। लेकिन जेई को बहुत कम देते थे उस टाइम, 8000 सैलरी थी। चेक करना, आप चेक करना, 2012 में 8000 बोल रहे हो? 2012 में 8000 सैलरी, चेक करो आप, आराम से चेक करो। आप देखो सुनो, तुम्हें क्या लग रहा है अभी कितना दे रहे हैं? 21,000 कुछ है आपको कर, वो एई की है। सुनो 32,000 समथिंग एई की सैलरी है, और 23,000 शायद जो है जेई की है 2 साल तक। 9,300 तो बेसिक ही। सुनो आप लोगों को कन्फ्यूजन है राजस्थान के बारे में, सुनो मैं बताता हूँ। राजस्थान का अलग सिस्टम है, सुनो क्या है ध्यान से सुन लेना। देखो आप लोग ना पढ़ते नहीं हो, इसलिए 2 साल तक आपको इतना मिलेगा फिक्स। फिर बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, वो जो आप बोल रहे हो ना प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का, पहले हमारे टाइम पे ये प्रोबेशन वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, और उसके बाद परमानेंट करते थे, लेकिन ये पे बैंड वगैरह नहीं था।
बहुत लोग हमारे पता नहीं साथ के कितने स्टूडेंट निकाला छोड़ा, कई तो हमारी क्लास की लड़कियां वगैरह भी होती है, उन्होंने छोड़ो ख़त्म करो इसको, है ना। तो ये जो कहानी है ये ऐसी है। अब थोड़ा सा इन्होंने पैसा बढ़ाया इधर और ये पे बैंड वगैरह फिक्स करते हैं, तो इसलिए लोग ज्वाइन करने लगे हैं। लेकिन 2 साल तक आपको क्या दिक्कत है यार, काम तो सीखोगे, 2 साल तक तो कर सकते हो इतने में एडजस्ट। तो निगेटिव आ रहा है देखो सुनो, निगेटिव नहीं आएगा, चलो क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। पावर फैक्टर 0.5 से, सर वैल्यू क्या आएगी? 24.18। वैल्यू मुझे याद नहीं, मैंने अभी अभी बना दिया ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 0.5 से 0.8 करना है। चलो तो फॉर्मूला लगा दो यार सीधा सीधा। पी कितना है? 2 किलोवाट। तो इसको किलोवाट में ही रहने दो, 2 किलोवाट 10 φ1। तो ये बताओ जरा, देखो सुनो ध्यान से, ऐसे आराम से करो। पहला क्वेश्चन cos φ1 कितना है? 0.5। तो यहाँ से φ1 कितना आएगा? cos इनवर्स 0.5 मतलब 60 डिग्री ना, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो tan φ1 कितना होगा? tan 60 मतलब √3, तो 1.732। समझे कि नहीं? माइनस, अब नया पावर फैक्टर कितना करना चाहता है वो? 0.8। अब देखो इसलिए बोल रहा था आपको 0.8 में प्रॉब्लम होगी। तो यहां से φ2 आप निकालोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 36.86। अब देखो इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी, अचानक से ट्रायंगल याद आना चाहिए। या तो आप यहां से ही कर लो 4 cos थीटा, इसको मान लो, इसको भी मान सकते हो आप, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से करोगे तो ऐसे कर लो 5 3 4, मुझे तो याद रहता है। चलो मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। तो ये कितना था? 53.13, ये 36.86। अब आप खुद देख लो, cos थीटा 4/5 36.86 पे है, वहीं tan थीटा क्या होगा? ये tan 36.86 की वैल्यू क्या होगी? 3/4 ना, यही तो होगी भाई। ठीक है, तो 3/4 कितना होता है? 0.75। चेक करो जरा कितना आ रहा है। दूसरी बात, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो ना, तो आप छोटा सा ट्रायंगल बनाया करो ऐसा। cos थीटा, इसको थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए। आधार बटे कर्ण कितना होगा? ये 4/5 होगा, यानी ये 4 है तो ये 5 है, तो ये 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से tan निकाल लो, कितना होगा tan? 3/4। तो ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात? जरूरी नहीं है। अब इसको चेक करके बताओ कितनी कैपेसिटी आई। अच्छा, गेट का वर्चुअल है ये, पर वो नहीं है, कॉम्प्लेक्स वाले काम नहीं करता है। सर 1.964 1.96 kVAR, यानी इतनी कैपेसिटी का आप मार्केट से खरीद, अराउंड अप्रोक्स मान लो तो मैं 2 kVAR का आप लेके आ जाओ कैपेसिटी का, तो आपका पावर फैक्टर इतना मेंटेन कर देगा। अब मुझे ये बता दो, क्वेश्चन तो हो गया, कहीं भी समझने में कोई भी समस्या हुई तो बता दो, देखो, क्योंकि क्वेश्चन फिर आपसे होगा नहीं। और अभी तो सिंगल फेज में, अभी 3 फेज, अभी 3 फेज में भी आऊँगा, अभी 3 फेज में भी आऊँगा और अभी इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाऊँगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? एंगल वगैरह में तो दिक्कत नहीं हो रही है, सब तो जानते होगे एंगल cos फाई है। चलो किसके लिए? देखो सुनो, तभी तो बोल रहा हूँ, ये आपको बता तो रखा है, इसलिए याद रखो। 0.5 और 0.8 ऐसी वैल्यू है, इनमें नहीं है कैलकुलेटर। हाँ, वो बोलता 0.5 से 0.75 तक करो तब जरूरत थी, 0.9 तक करो तब जरूरत थी, है ना। तो तब आप कर नहीं पाओगे फिर उसको, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन बड़े सिंपल से बनाता है। और आपको एक एसएससी जेई का क्वेश्चन दिखाऊं पहले इसका, पर मैं चाह रहा हूं इसको आगे खींचना यहीं से। अभी कुछ 1-2 चीज और बता दूं, देखो सुनो, फिर आपको जेई का क्वेश्चन दिखाता हूं। ये मेरी बात समझे कि नहीं समझे, इसका क्या यूज है, 3 4 5 का क्या यूज है, आ गया आप समझ में? कुछ कंफ्यूजन है आपको लग रहा है? बताओ चलो मुझे। हाँ देखो सुनो, उसने पावर फैक्टर दिया 0.5, चलो ठीक है, यहाँ तक तो आपको थीटा पता है 60 डिग्री होता है, तो tan 60 निकाल लिया। अब उसने दिया 0.8, तो ये तो किसी के इक्वल एग्जैक्ट आपको नहीं पता, टेबल से याद है। तो 0.8 को मैं 4/5 तो लिख सकता हूँ,
तो मुझे इतना पता है ट्रिग्नोमेट्री में अगर दो चीजें 4 और 5 है तो पक्का एक 3 होगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक ट्रायंगल बना लिया छोटा सा, या यही वाला बना लिया, क्योंकि इसमें पता है ये है 56, ये 53, ये 36 है ना। तो इसके हिसाब से देखा मैंने कि जो 4/5 है वो तो जो है ही सो है। तो यहाँ से अब आप जो भी वैल्यू निकालना चाहो, यानी 10 की सेम वैल्यू निकाल लो। तो 10 की सेम वैल्यू क्या आएगी? 3/4। समझ गए ऐसा। तो दूसरी बात, क्योंकि सुनो कई बार क्या पूछ लेता है ना, सिर्फ एंगल ही पूछ लेता है, कई बार सिर्फ एंगल ही पूछ लेता है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक और ही अच्छी चीज, जैसे आपको 3, 4, 5 पता है ना, तो आप सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9, 12, 15, यानी अगर आपको दो चीजें पता चल जाए ना, 12, 15, तीसरी 9 ही होगी, ठीक है। सब में किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बैठती हैं यार मैथ के हिसाब से, पता है, आपको नॉलेज होना चाहिए इन सब का। चलो अभी क्वेश्चन में लिखो, इसमें कंटिन्यू करो, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके लिखो इसी में। हाँ दूसरा पार्ट, ये इसका क्वेश्चन नंबर, इन द लास्ट क्वेश्चन ऐसे लिखो, इन द लास्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। चलो अब बताओ भाई, अब आपको वैल्यू पूछ ली उसने कैपेसिटर की, बताओ कैपेसिटर कितनी वैल्यू का लेके आओगे। अगर आप छोटा मोटा कुछ काम करा रहे हो, अपने घर के पंखे का भी आप कर सकते हो ऐसे इंप्रूव, है ना। तो कितनी वैल्यू का कैपेसिटर, देखो सुनो, तो यहां आपको थोड़ा सा नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। देखो Q को अगर मैं लिखता हूं, रिएक्टिव पावर को आप ऐसे नोट करके लिखना, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो सुनो, Q अगर मैं लिखूं, अभी सिंगल फेस की बात हो रही है, Q किसके इक्वल बताया था आपको? V फेस I फेस साइन फाई। चलिए भाई ठीक है। अब कैपेसिटर प्योर लेके आओगे तो उसके केस में फाई की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, तो साइन फाई कितना हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? तो जो रिएक्टिव पावर है बच्चों वो होगी आपकी V फेस I फेस, ठीक है ना। नाउ अगर मैं V फेस को एज इट इज रहने दूं, I फेस अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैंने शायद वो नहीं दी, खैर चलो उसको, I को क्या लिख सकता हूं मैं? V/XC लिख सकता हूं ना, इंपीडेंस V/Z। भाई ये मान लो कैपेसिटर है, इसका XC तो पता होगा, और V कितना है अगर मुझे ये भी पता है, तो मैं यहां से जाने वाली करंट निकाल सकता हूं ना, V/XC। तो ये बताओ जरा भाई, ये सभी को पता होगा XC किसके इक्वल होता है? 1/2πfc। तो ये ऊपर जाएगा, मतलब कहने का 2πf, ये C फेस आएगा और V फेस स्क्वायर आएगा। मतलब अगर आप रिएक्टिव पावर निकाल पाओगे तो कैपेसिटर भी निकाल पाओगे। कैसे? Q/2πf V फेस स्क्वायर। आ गई बात समझ में? ध्यान रखना V फेस, कई बार आपको हो सकता है बड़ा मोटर हो सकता है 3 फेस का मोटर हो, तो वो आपको क्या देगा? 400 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड देगा। नोट कर लो। तो मुझे अब लास्ट इसको नोट करो और निकाल के भी बताओ। हाँ वोल्टेज लिख लेना, 200 वोल्ट मान लेना, 230 मान लेना। तो इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन ना फिर जेई के लिए बनते नहीं है। आप देख रहे हो टफ होता चला जाएगा ये चीज, है ना। होगा कि नहीं होगा बच्चों टफ? क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों देगा वो मल्टी ऑब्जेक्ट उसमें एमसीक्यू में, है ना। एसएससी का मैं जेई वाला भी क्वालिफाइड है, लेकिन हमारे पुराने टाइम के हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था जैसे तुम्हारा होता ना प्री मेंस, हमारे टाइम में कंबाइन होता था। जैसे मतलब आज दिया तुमने सुबह को वो वाला ऑब्जेक्टिव और शाम को वो, लेकिन हाँ उसमें एक शर्त होती थी, अगर तुम्हारे प्री में मतलब ऑब्जेक्टिव वाले में नंबर मान लो कुछ मेरिट लगाई उन्होंने 90 या 100 200 में से इससे कम है तो आपकी दूसरी कॉपी चेक नहीं करते थे वो,
समझ गए? ये मास में भी नहीं होगा। हाँ, टोटल क्यू फ्रीक्वेंसी है या फिर ये क्यूसी है? फ्रीक्वेंसी तो 50 ही मानो है। टोटल क्यू है या क्यूसी है? क्यूसी पर फेस है, क्यूसी है। क्यूसी है क्योंकि देखो क्यू ही तो निकाली आपने। सुनो, तभी तो मैंने यही लिया है ना, इसमें एक्ससी लिया है तो क्यूसी है। एक्सएल भी हो जाए। देखो सुनो, एक चीज यहाँ पे नोट करके आप एक चीज और लिख सकते हो यार, ये चीज लिख लिया करो। देखो इंडक्टर के केस में भी निकाल सकते हो आप। ये कैसे निकालोगे? वी फेस, आई की जगह क्या लिखोगे? वी फेस अपॉन एक्सएल। तो Q जो इक्वल होगा इंडक्टर के केस में QL, वो क्या होगा? वी फेस स्क्वायर अपॉन 2 पाई FL। इसको नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है जेई और एई में। सुनो, और वो कैसा आया हुआ है, देखो ऐसे आया था डायरेक्ट। ये बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर QC बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर QL कम होगा, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहां से एक चीज देखो, जो QC है कैपेसिटर के केस में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, जबकि इंडक्टर के केस में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो कई बार ऐसा करता है कि वो बोलेगा कि वोल्टेज को अगर 98% घटा दिया गया या 98% रहने दिया गया और फ्रीक्वेंसी को 50% बढ़ा दिया गया, तो बताओ मुझे कि जो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर है, लैगिंग वोर है, वो कितनी हो जाएगी? अगर सर यहाँ पे अगर हम क्यूसी है वो भी करते तो यहाँ पे एक्स आता ना ओनली। कहाँ? हाँ हाँ, यहाँ पे only X। सिर्फ एक्स आता, लेकिन फिर वो एक्स अकॉर्डिंगली आपको रखना पड़ता CIL। मतलब ये हमारे कैपेसिटर की कितनी रिएक्टिव पावर दे रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ये कैपेसिटर के लिए है। और ये मान लो इंडक्टर तुम लगा दो तो ये पता लगेगा कि इंडक्टर कितनी रिएक्टिव पावर ले रहा है। समझ गए? ये क्या कहते हैं, ना वोल्टेज दिया है ना वोल्टेज सुनो, हाँ वही लिख लो ना क्वेश्चन में, कंसिडर 230 वोल्ट। ऐसा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, ये आप मान लिया करो अगर कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्या जरूरत रहेगी? सब कुछ है, ठीक है। Q कितना निकल के आया था आपका? उसको 2 ही मान लो, 2 kVAR मान रहा हूं मैं उसको, है ना, अपॉन 2 पाई F। इसको 314 लिख लिया करो डायरेक्ट, है ना। और V फेस कितना है? 230 का स्क्वायर। 52900 आएगा? नहीं, ये पूरी वैल्यू बताओ क्योंकि बहुत छोटी सी आएगी, कैपेसिटर की वैल्यू है ना, तो मिली या माइक्रो फैरेड में निकालेंगे हम लोग। बट आपको क्वेश्चन आने चाहिए। अभी तो सोचो सिंगल फेस का है, अगर 3 फेस का होगा ना तो फिर अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। वो भी करा दूं एक 3 फेस का भी। हाँ सर। 1.20 to 10⁻⁷। हाँ, तो यानी उसमें को 10 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 12 माइक्रोफैरेड अराउंड आया। करना पड़ेगा कि सिर्फ 2 से करना है, ये पूरी लिखनी है उसकी वैल्यू, पूरी लिखनी है उसकी 10�3। तब थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ थोड़ा कम, वही मिली में आएगा। मेरा ये अप्रोक्स है क्योंकि मोटर छोटा है। ये आएगा सर 6 माइक्रोफैराड। 6 माइक्रो में आ रहा है? ये 10⁻³ से कर दिया तुमने मल्टीप्लाई? माइक्रो में आएगा नहीं इसका, इसलिए मुझे लगा। 10 से 1 जो भी आएगा चेक कर लेना। ये अगर वैल्यू लिखी इसकी तो 0.006 फैराड में आएगा। 0.006, 006। हाँ 0.06 मिली फैरेड हो गया, है ना। सही है, 6 मिली फैरेड अराउंड ऑप्शन लिख लो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, यानी कैपेसिटर पता चल गया आपको, है ना। तो देखो ना अप्रोक्स, देखो सारी चीजें कितनी सही आई हैं। आप एक बात बताओ मुझे, नॉर्मली जो पंखा है वो होता है 60 वोल्ट का, उसमें आप लगाते हो कुछ 2.5 माइक्रोफैरेड का आसपास, है ना। तो अब थोड़ा बढ़ रहा है तो मिली में आएगा ना ये। अब देखो 6 मिली फैरेड पहुंच गया। 60 वोल्ट से 2 किलो वोल्ट तक जाने का सफर इतने टाइम में तय करेगा। समझ में आ गई बात? चलो, तो अभी भी चीजें हैं भैया, अभी देखना। कितना है? 1.2 आ रहा है। 1.4 1.2 माइक्रोफैरेड में आ रहा है। चलो जो भी आ रहा हो, एक कॉन्सेप्ट समझ गए। अब सुनो, 120 माइक्रोफैरेड का 120 माइक्रोफैरेड इसे तो करना तो एक जैसा है। देखो फॉर 3 फेज सिस्टम, अब 3 फेज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो QC आप निकालोगे ना यहाँ से,
QC इक्वल टू P tan phi 1 माइनस tan phi 2। तो ये ध्यान रखना भाई, ये जो QC आएगा ना, ये टोटल QC आएगा। क्या आएगा? ये टोटल 3 फेज QC, क्योंकि उसको नहीं पता। तो इसीलिए आप क्या करोगे, हमेशा पर फेस निकालोगे। तो कैसे निकलेगा? QC को 3 से डिवाइड करोगे, है ना, एक फेस का। उसको सिंगल फेस मोटर मान के चल रहा हूं मैं लास्ट वाले क्वेश्चन को, है ना, सिंगल फेस ही मान लो। क्योंकि चक्कर क्या है ना, मैं बता रहा हूं, वो जो कैपेसिटी आई थी ना 3 फेस में, ध्यान रखना, वो तो क्वेश्चन बस मैंने ऐसे ही बना दिया। जब भी 3 फेस होगा और ये QC आप लगाओगे ना, तो वो तीनों फेस की टोटल QC आएगी, हमेशा वो टोटल होगी। तो आपको पर फेस निकालने के लिए उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तब आप फॉर्मूला लगाओगे नाउ आप क्या लगाओगे भाई? QC/3 किसके इक्वल आया था? V फेस स्क्वायर इंटू 2 पाई F C फेस। अब Q के डायरेक्ट इक्वल नहीं रखोगे, क्योंकि एक फेस का जो कैपेसिटर है वो इतना है। समझ में आ रही है बात? तब C फेस निकलेगा, दैट इज QC अपॉन 3 इंटू 2 पाई F इंटू V फेस स्क्वायर। ये 3 फेस का चक्कर हो गया है। और ये P क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। P इज द एक्टिव पावर डिलीवर्ड टू लोड। एक्टिव पावर डिलीवर्ड टू लोड, कितनी एक्टिव पावर डिलीवर हो रही है लोड को। ये देखो, जब 3 फेस होगा ना, आप QC करके निकालोगे तो टोटल पावर आएगी, टोटल 3 फेस की, तीनों फेस की मिला के। तो हमें आप देखो, जितने भी कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर हैं, आप उनको कभी देखा बीच में लाइन टू लाइन? ये सारी क्वांटिटी पर फेस होती हैं। या आप यहाँ पे लिख भी सकते हो नोट करके, आगे समझाऊंगा भी मैं। देखो ऐसे R L C और ये G, ठीक है, R L C G R पर फेस क्वांटिटी। हमेशा ये सिर्फ पर फेस के बेसिस पे ही देखी जाएंगी, लाइन टू लाइन कुछ नहीं होता इसमें। पर फेस क्वांटिटी, समझ में आ रही बात? पर फेस, समझे कि नहीं? यानी अगर रजिस्टर आप निकालो, देखो ऐसे समझो भाई, मैं एक ये बना दूं आपका स्टार या डेल्टा टाइप, ऐसा देखा होगा स्टार डेल्टा ये सब। अब मुझे बताओ जरा, रजिस्टर जो है इसमें, क्या आपको 2 लाइन के बीच में दिख रहा है? एक फेस में दिख रहा है ना। अगर ये मान लो 3 फेस सिस्टम है, तो रजिस्टर कहाँ दिख रहा है? हर एक फेस में कितना है। सेम कैपेसिटर होगा मान लो, तो वो भी आप क्या करोगे? हर एक फेस का कितना है, ठीक है। कैपेसिटर का लाइन वोल्टेज से लेना देना नहीं है ना कुछ, तो इसलिए बोल रहा हूँ हमेशा पर फेस निकालो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको जेई में, फिर बोल रहा हूँ, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर जेई। जो एक्टिव पावर लिखे, जैसे जो पिछला फॉर्मूला था वहां पर डालिए ना इसकी वैल्यू की, मोटर की इतनी एक्टिव पावर है। सर ये आता सर कैसे लगे रहते हैं कि स्टार में कनेक्टेड रहते हैं। ये जो ये आपके ये हैं कैपेसिटर, ये दोनों टाइप के होते हैं, स्टार और डेल्टा, ठीक है, दोनों टाइप के होते हैं, स्टार और डेल्टा कैपेसिटर बैंक। ये सिस्टम सर मतलब स्टार में कनेक्टेड रहते हैं कि डेल्टा में कनेक्टेड रहते हैं? दोनों में हो सकते हैं। जनरली अगर डेल्टा होगा तो अभी बताऊंगा, एक फॉर्मूला लिखने वाला हूं। कैसा भी हो सकता है, डेल्टा कनेक्टेड भी, स्टार कनेक्टेड भी। RLC G मतलब कंडक्टेंस, R पर फेस क्वांटिटी। ट्रांसमिशन लाइन के, हाँ, ये ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स बाद में हम लोग पढ़ेंगे ना, वो है। एक क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ आप लोग लिख लो, ये 3 फेस का भी। नहीं आएंगे, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, ये ना कहने लगे तो मैंने कहा चलो कराता हूँ। और यहाँ एक चीज और नोट करके चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो V फेस है ना, आप देखो, सुनो ध्यान से सुनो, ये जो V फेस है, ये V फेस ही हो जाएगा V लाइन के इक्वल अगर आपका नहीं डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक है। ध्यान रखना दोनों चीजें बड़ी अलग हैं, डेल्टा कनेक्टेड
कैपेसिटर बैंक है। कुछ लोग क्या करते हैं, लोड को उससे समझ लेते, भाई लोड अलग है, कैपेसिटर बैंक अलग है। स्टार कनेक्टेड लोड के साथ डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक नहीं लगा सकते हो क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। तो अगर, लेकिन वी फेस किसके इक्वल होगा फिर? VL/√3 किस केस में? स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक। ध्यान, हाँ बिल्कुल, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना आ रहा है, तो वो तो पर फेज आएगा, है ना। देखिए कुछ भी सीन बन सकता है। अभी मान लो ये आपका लोड है कोई, है ना, उसको नोट कर लो आप। ऐसा नहीं हो सकता है क्या भाई? देखो ये लोड है, ये लोड है ना, इसके ये लोड कैसे कनेक्ट है? स्टार में। कैपेसिटर बैंक कैसे कनेक्ट है? डेल्टा में, है ना। तो कैसा भी कर सकता है, स्टार में भी कर सकता है, डेल्टा में भी कर सकता है। अब देखो अभी थ्री फेज में ना, आपको पता नहीं, वैसे मैं ही पढ़ाऊंगा आपको थ्री फेज, बाद में पढ़ाऊंगा, बट फिर भी कुछ फॉर्मूले देख लो, नोट करके लिख सकते हो ये। फॉर थ्री फेज सिस्टम एक्टिव पावर डिलीवर्ड टू लोड, एक्टिव पावर डिलीवर्ड टू लोड कैसे निकालोगे ये देख लो। ठीक है भाई, एक्टिव पावर डिलीवर्ड टू लोड कैसे निकालना, डायरेक्ट याद रख सकते हो। सी P इक्वल टू, देखो चलो मैं पहला केस ले लेता हूं, स्टार कनेक्टेड। ध्यान रखना भी, स्टार कनेक्टेड मैं समझा रहा हूं, वैसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं, पर थोड़ा समझा रहा हूं। क्या फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर का स्टार कनेक्टेड के लिए? फेस टोटल पावर के लिए, फेस की बात करें तो हाँ बिल्कुल, 3V फेस I फेस कोस फाई, है ना, सभी को पता है। चलिए, आपने पढ़ा है क्या थ्री फेस? पढ़ लिया है क्या? थोड़ा बहुत है, अपनी पुरानी नॉलेज है। था ये पढ़ा दिया था उन्होंने? चलो, तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो क्योंकि मैंने आपको बताया पावर सिस्टम में जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें लाइन वोल्टेज रहेगा दिया हुआ, और जबकि जो इम्पीडेंस होगा लोड का वो पर फेस होगा, तो ये फॉर्मूले में ना आपको फिर टाइम लगेगा लगाने में। सी, तो बस मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इसको वी फेस लिखा रहने दूं, आई फेस की जगह लिख दूं वी फेस अपॉन मोड जेड, तो किसी को कोई दिक्कत? आई इक्वल टू वी बाई जेड, क्यों? क्योंकि अब लोड में आर और एल दोनों चीज होंगी। जेड किसके इक्वल होगा भाई? अब आर प्लस जे एक्सएल के, ठीक है, जे एक्सएल के। तो यहां सिर्फ क्या रखेंगे हम? उसका मैग्नीट्यूड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं, हाँ जे एक्स मान लो, जे एक्सएल मान लो, क्योंकि यहाँ पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं लोड लैगिंग है इसलिए, ठीक है। तो यहां से जो फॉर्मूला बना वो 3V फेस स्क्वायर अपॉन मॉड जेड इंटू कॉस, अच्छा ये बताना है फाई 1 रखोगे कि फाई 2? फाई 1, क्योंकि पावर फैक्टर जो होगा तो पावर टोटल लेगा वो इंप्रूवमेंट से पहले वाली रखोगे। अब एक बार बताओ, स्टार कनेक्शन के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो? VL इक्वल टू वी फेस, ये तो पता होगा ना सभी को, लाइन और फेस में रिलेशन। तो ये बताओ वी फेस यहां से क्या आया? VL/√3। तो यहां रख करके देखना जरा, जब VL/√3 करोगे, VL का तो स्क्वायर आएगा, √3 का स्क्वायर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब बच्चों VL स्क्वायर बाई मोड जेड इंटू कॉस फाई 1 आ जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व कर देता है। समझे कि नहीं? वो ऐसे देगा कि एक 440 वोल्ट का थ्री फेज सिस्टम है जिसका पर फेज इंपीडेंस 2 + J3 है, तो बताओ एक्टिव पावर डिलीवर टू लोड कितनी होगी? तो VL आपको दे दिया, डायरेक्ट लाइन देगा, उसको फेज में करने की जरूरत तो नहीं पड़ी। जेड का मैग्नीट्यूड आप सभी जानते हो निकालना, पावर फैक्टर कैसे निकालोगे? जेड से, आर, जेड बाई आर, हाँ नहीं मतलब आर बाई जेड, हाँ आर बाई जेड निकाल लो, या जैसे भी करते हो आप लोग, है ना,
आर बाई जेड करके निकाल लो, लेकिन आर बाई जेड याद रखना हमेशा सीरीज सर्किट के लिए होता है। सर अगर हम यहाँ पे tan phi इक्वल टू tan phi फाई निकाल के कोस निकाल लो उसका, हाँ फिर कोस निकालना पड़ेगा, फिर cos उसका चेंज हाँ बिल्कुल। तो ये नोट करो, ठीक है। फिर इसके बाद डेल्टा में बताता हूँ। आपको मुझे लग रहा है थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लाइन और फेस का है। वैसे मैं 3 फेस पढ़ाऊंगा, ये बस इसलिए लिखा रहा हूं कि आपके नोट्स में रहेगा। आप कहो तो मैं 3 फेस कल पढ़ा दूं। 3 फेस थोड़ा सा जान लो हल्का सा नेटवर्क में। ये बस पढ़ लेंगे तो उसके बाद सही रहेगा वैसे। नहीं वैसे मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता अभी कोई लिंक नहीं है। उसका लिंक पता है मेन कब पड़ेगा, फॉल्ट के आसपास पड़ेगा, तो मैं तभी पढ़ाता हूँ। वैसे आप कहोगे मैं पढ़ा दूंगा कल, अभी पढ़ा दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ाना तो मुझे ही है, तो बाद में पढ़ा दूंगा उसको, है ना। क्योंकि इतना आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, वी एल इक्वल टू √3 वी फेस होता है किसमें, स्टार में। और दूसरा भी लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन आई एल और आई फेस दोनों बराबर होती हैं, यानी करंट बराबर होती है और वोल्टेज √3 टाइम्स होता है लाइन वोल्टेज, है ना। चलो ऊपर कर दो इसको। नाउ सेकंड केस लिखना इधर डेल्टा कनेक्टेड का भाई, ठीक है। सेकंड केस बी लिखना आप डेल्टा कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड। नाउ डेल्टा कनेक्टेड लोड की बात हो रही है। देखो पावर का फॉर्मूला हमेशा यही होता है ना, 3V फेस आई फेस कोस फाई होगा कि नहीं होगा भाई, यही फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। और मैं फिर से वही कहानी करूंगा, 3V फेस आई फेस को क्या लिखूंगा, V फेस बाई मोड ऑफ Z ना भाई, V बाई R होती है, R की जगह Z चल रहा है इधर। नाउ अब मुझे बताओ जरा, V फेस VL सेम है, तो यहां क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। VL और V फेस दोनों सेम होते हैं, बट हाँ बट जो करंट है वो IL वो किसके इक्वल होती है, √3 टाइम्स आई फेस के, ठीक है ना। तो VL V फेस सेम रख दो, यानी 3VL स्क्वायर बाई मोड ऑफ Z cos फाई। अच्छा एक चीज पे ध्यान दो आप, कि अगर सेम लोड है, लोड अगर आपका स्टार कनेक्टेड है, सेम वोल्टेज से डेल्टा कनेक्टेड है, तो किस में पावर ज्यादा जा रही है, 3 टाइम्स जा रही है ना। ये सब चीजें आप जानते भी होगे आई थिंक। चलिए तो ये चीज कैसे हेल्प करेगी ये अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। नोट कर लिया है पूरा, तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है ना, VL V फेस इक्वल होते हैं IL √3 टाइम्स आई फेस के इक्वल होता है। क्वेश्चन लिखो एक, लिखो a 3 phase star connected load, a 3 phase star connected load has a per phase impedance of 3 plus J4 ओम पर फेस। ऐसे लिखोगे, इतने ओम पर फेस। मतलब सुनो, जो लोड है कैसे कनेक्टेड बताया मैंने, तो देख लो इधर देखो, हाँ ये लिख सकते हो ऐसे, इस तरीके का लोड है, समझ में आ रही, इसको बोल रहे हैं लोड। तो मैंने क्या बताया भाई, आप पूरे के पूरे लोड को ना 3 फेस में नहीं समझा सकते सप्लाई की तरह, तो हमें कैसे बताना पड़ेगा कि हर एक लोड में जो लगा है वो 3 + J4 इसमें लगा होगा, 3 + J4 इसमें लगा होगा और 3 + J4 इसमें लगा होगा। समझ में आ गई बात। और फिर ये किसी सप्लाई से भी कनेक्ट होगा, तो वो मैं बता रहा हूँ आगे। 3 + J एंड कनेक्टेड टू a source voltage of 11 kV, connected to a source voltage of 11 kV। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि जो 11 kV है कौन सा वोल्टेज है, लाइन के फेस,
लाइन टू लाइन। पहले ही क्लास में बताया कि कभी भी पावर सिस्टम के किसी भी क्वेश्चन में कोई वोल्टेज दिया हुआ है तो समझो लाइन वोल्टेज है, जब तक कि वो अपने मुंह से खुद ना कह दे कि ये फेस है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे लाइन 11 kV कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक होगा कि नहीं होगा भाई? यहां से यहां तक। इसी को तो बोलते हो भाई, इसी को तो बोलते हो लाइन वोल्टेज। वरना एक ये फेस ये वाला होगा ना, हाँ फेस और न्यूट्रल, यानी ये होगा फेस वाला वोल्टेज, है ना। चलो लिखो, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ शंट कैपेसिटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ शंट कैपेसिटर रिक्वायर्ड, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ शंट कैपेसिटर required to increase the power factor, to increase the power factor, to increase the power factor to increase the power factor to 0.8 lag, 0.8 lag। अब देखो सुनो भाई, पहले क्वेश्चन को ना देख लो। देखो पूछा क्या गया है ये बताओ, सबसे पहले जल्दी से बताओ मुझे क्या पूछा है इसमें। क्यू पूछा है। क्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो आप? P tan phi 1 माइनस tan phi 2। बिल्कुल उसी की तरह है बच्चों, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। सुनो, पहला पावर फैक्टर ओल्ड क्या था? ओल्ड पावर फैक्टर यानी cos phi 1 कितना है? पक्का 5। देखो यहां से आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए इसका चाहो तो ना ट्रायंगल बना लिया करो, क्योंकि आगे हमें कुछ और जरूरत पड़ेगी। ये 3 है बच्चों, ये 4 है, तो ये 5 होगा। हाँ तो cos phi कितना है? यहां से निकाल लो 3/5। 3/5 मतलब 0.6 लिख सकते हैं ना, 0.6 लैग है। नाउ नया कितना कर दिया उसने? नया पावर फैक्टर वो चाहता है कि इसको कितना कर दूं मैं? 0.8। 0.8 को अगेन 4/5 लिख सकते हैं, दैट इज 0.8 लैग। तो आपके पास सारी चीजें अब आ गई। ये बताओ यहां से Q इक्वल टू P, अभी मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं। tan phi 1 की वैल्यू कितनी है? ये phi 1 ही तो है। tan phi 1 बताओ, tan की वैल्यू कितनी होगी यहां से? 4/3 यार, डायरेक्ट। phi इक्वल टू tan इनवर्स कितनी होगी? 4/3 माइनस ये कितनी होगी? यहां से tan की वैल्यू कितनी होगी? हाँ अलग बनाना पड़ेगा इसका ट्रायंगल। हाँ चाहो तो उससे बना लो, चाहो तो इधर देख लो। cos थीटा ये आधार है, ये कर्ण है, 5 है, तो ये वाला होगा tan 3/4। ठीक है ना, 4/3 में से 3/4 ये हो गया। सब कुछ खत्म है, P का क्वेश्चन रह गया है बस। P निकालना अभी सिखाया मैंने तुम्हें, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है बच्चों। फर्क है एक चीज का, सिर्फ P का। कैसे निकालते हैं P? कौन सा कनेक्टेड लोड है? स्टार कनेक्टेड लोड है, तो बिल्कुल VL² अपॉन मोड Z इंटू cos phi 1। बताओ बच्चों VL कितना है? 11 गुणा 10⁻3, यही है ना लाइन वोल्टेज। मोड Z कितना निकालोगे यहां से भाई? 3 + √, जिसको नहीं पता वो देख लो एक बार कैसे निकालते हैं। इनका ना स्क्वायर कर देते हैं, यानी ये 5 आ गया, इंटू cos phi 1 कितना है? 3/5। अब यहां से इसको मेगावाट में कर लेना, 10⁻3 का स्क्वायर ना, सारी चीजें यहां रख देना। तो बड़ा क्वेश्चन होते हैं, नहीं आते हैं बट आपको करने, लेकिन हाँ SSC के कन्वेंशनल में आ सकते हैं। ये वाला, ये मोड Z है। देखो अगर कोई नंबर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू, ऐसे लिखा है 3 + J4, तो इसका ना मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग इस तरीके से। इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, तो ये 16 और 9 25, 25 का √5। समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे अच्छे लेवल का फिर कुछ नहीं बनता। एक क्वेश्चन और बनेगा, उसको बाद में करा दूंगा, फिर पॉइंट क्योंकि लिखते चलो। थके हो तो बताओ छोड़ दूं,
क्योंकि थोड़े से पॉइंट लिखवाने हैं बस इसमें, वो कल लिखवा के नया टॉपिक शुरू कर दूंगा, फिर तुम लोग देख लो कैसे करना है। छोड़ दें? सभी एग्री हो? हैं? कोई एग्री नहीं है? चलो तो ठीक है, फिर यहीं रहने देते हैं, इसको कर दो स्टॉप रिकॉर्डिंग।